नमस्कार दोस्तों, चालक का प्रतिरोध का कारण की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण परिपथ में विद्युत धारा बनती है, लेकिन चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते। जिन परमाणु के बीच ये गति करते हैं, उन्हीं के आकर्षण द्वारा इनकी गति नियंत्रित हो जाती है। इस प्रकार किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉन की गति उसके प्रतिरोध द्वारा मंद हो जाती है, यानी कि अपने ही माध्यम की वजह से इलेक्ट्रॉन की गति मंद हो जाती है, थोड़ी धीरे बढ़ जाती है। यहाँ पर एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है वो अधिक अच्छा चालक होता है। वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है वो प्रतिरोधक कहलाता है। सर्वसम साइज का वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है वो हीन चालक कहलाता है। समान साइज का कोई विद्युत रोधी इससे भी अधिक प्रतिरोध लगाता है। तो फिर बात ये होती है कि भाई यहाँ पर प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती, एक अनुक्रमानुपाती दूसरा व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात प्रतिरोध यानी R, लंबाई यानी L, अनुक्रमानुपाती यानी चलित R चलित L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, व्युत्क्रमानुपाती 1/A तो R चलित 1/A। दोनों समीकरणों को संयोजित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? R चलित L/A अथवा R = रो इंटू L/A। यहाँ पर राउंड P बताया गया है, देख सकते हैं आप। उसको P ने रो कहा जाता है। आनुपातिकता स्थिरांक है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। अब ये रो ढूंढना तो उसको मुख्य बना देते, तो रो = RA/L। R यानी प्रतिरोध जिसका मात्रक ओम है, M यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसका मात्रक m² है, L यानी लेंथ लंबाई जिसका मात्रक m है। M एक बार कैंसिल हो जाए तो ऐसा ही मात्रक बन जाएगा ओम मीटर। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर है। रबड़ का प्रतिरोध तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर कोटि की होती है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। मिश्र धातु का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन नहीं होता। यही कारण है कि मिश्र धातु का उपयोग विद्युत स्तरीय टोस्टर के निर्माण में किया जाता है। यहाँ पर किसी चालक का प्रतिरोध किन बात पर आधारित होता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध एक चालक की लंबाई L, दूसरा उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, तीसरा उसकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और चौथा है पदार्थ के ताप यानी लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति एवं ताप। इन चार बातों पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। यहाँ पर
इस प्रतिरोधकता का सूत्र के आधार पर हमें किताब में 2-3 एग्जाम्पल बताए गए हैं। तो अब हम उस एग्जाम्पल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि स्कूल की बोर्ड के एग्ज़ाम में एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। यदि उदाहरण नंबर 3, 1 और 2 तो हमने देख लिया था। यदि भी किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, R बराबर 1200 ओम, यह बल्ब 220 वोल्ट से कितनी विद्युत धारा लेगा? यानी V बराबर कितना लिखना है? 220 वोल्ट। कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी I ढूंढना है। तो चलो पहली स्थिति की बात करते हैं। तो सूत्र क्या बनेगा? तो हमारे पास सूत्र था I बराबर V/R। V बराबर कितना है हमारे पास? 220 बटे R बराबर कितना है? 1200। 0 0 कैंसिल हो जाएगी। कितना बचेगा? तो 0.18 एम्पियर। चलो एक बात हो गई। बी में क्या बताया गया है, जरा किताब में पढ़ सकते हैं अपने। यदि किसी हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, यानी कि यहाँ पर हमें R बराबर कितना लेना है? 100 ओम, और वोल्टेज तो हमें 220 वोल्ट बताया गया है। तो उसके लिए धारा कितनी होगी? तो I बराबर V/R। चलो V बराबर 220, R बराबर 100, 0 0 कैंसल, तो आएगा 2.2 एम्पियर। आराम से एक बार ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि कितना एग्ज़ाम में एग्जाम्पल आने की भी संभावना है बोर्ड के एग्ज़ाम में। उदाहरण 4 की ओर थोड़ा चलते हैं दोस्तों। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर धारा लेता है, तो चलो क्या लिखना है अपने को? तो I बराबर 4 एम्पियर। 4 एम्पियर धारा लेता है जब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, तो V बराबर कितना लेंगे? 60 वोल्ट। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा? जब विभवांतर 120 वोल्ट, यानी पहले के लिए हम प्रतिरोध R ढूंढते हैं। सूत्र बन जाएगा R बराबर V/I। V बराबर 60 है, I बराबर 4, 15 गुना 4 यानी 60 हो जाएगा। तो R बराबर 15 ओम। अब R मिल गया, तो दूसरी स्थिति के लिए तो R बराबर हम 15 ओम लेते हैं, और उसके लिए V बराबर 120 वोल्ट बताया गया है। तो फिर उसके लिए हमें धारा ढूंढना है। तो सूत्र क्या होगा? I बराबर V/R। V बराबर कितने? 120। R बराबर कितने हैं? 15। 15 गुना 8 यानी 8 एम्पियर धारा हो जाएगी। आराम से एक बार जरा देख लीजिए। अब बात करते हैं उदाहरण की 5 की ओर चलते हैं थोड़ा। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का, अब यहाँ पर लंबाई बताई गई है, लेंथ, जिसको हम L की मदद से पहचानते हैं। तो यहाँ पर हमें लंबाई लेना है L। तो L बराबर कितना बताया गया है, आप अच्छे से देख सकते हो, 1 मीटर। 20 अंश सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। R बराबर 26 ओम। चलो आगे। तो
यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है, व्यास यानी डायामीटर 0.3 मिलीमीटर, व्यास को हम मीटर में लिखते हैं, तो इसको मीटर में तब्दील करो तो कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 10⁻⁻⁴ मीटर। चलो व्यास भी मिल गया। तो उसकी प्रतिरोधकता यानी रो ढूंढना है। हमारे पास सूत्र क्या था, अभी हमने बताया रो इज इक्वल टू RA/L। अब यहाँ हमारे पास ये तो है नहीं, और ये यानी क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो क्या होगा πd², तो R πd²/L। चलो R बराबर कितना है, 26। पाई बराबर कितना लेते हैं, 22/7 लेते हैं। चलो D बराबर कितना है, तो 3 गुना 10⁻⁻⁴ ब्रैकेट स्क्वायर, गुना L बराबर कितना है, तो वो तो 1 मीटर ही है। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू क्या आएगा, तो रो इज इक्वल टू 1/84 गुना 10⁻⁻⁶ ओह मीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरीके से हम बना सकते हैं। जब किसी चालक तार में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध जोड़ते हैं तो हम उसको 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तो पहला, उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, तो एक दूसरे को लाइन के साथ जोड़ते हैं। एक दूसरे को लाइन में जोड़ते हैं तो उसे क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम कहा जाता है। एक दूसरे के प्रति समांतर रखते हैं तो उसे पार्श्व क्रम कहा जाता है। तो पहले श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र ज्ञात करते हैं, बाद में पार्श्व क्रम की बात करेंगे। दोस्तों आइए क्या कहना चाहते हैं कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन का सूत्र ज्ञात कीजिए। परिपथ में R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर उसको हमें जोड़ना है। तो उसे जोड़े जाए संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ में हर भाग में विद्युत धारा समान होती है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चित्र में विभवांतर भी अन्य 3 विभवांतर V1, V2, V3 के योग के बराबर होता है, अर्थात प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों के बीच कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधकों के विभवांतर के योग के बराबर होता है, अर्थात V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 समीकरण नंबर 1। चित्र में परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I है, तब प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा भी I ही रहेगी। श्रेणी क्रम में हालांकि 3 के बदले केवल एक ही प्रतिरोध R ऐसा जोड़ दिया जाए जिसका विभवांतर V हो और धारा कितनी हो, I जितनी ही हो, तो समस्त परिपथ पर ओम का नियम अनुप्रस्थ करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो V बराबर IR। तीनों प्रतिरोधकों पर पृथक पृथक ओम का नियम अनुप्रयुक्त करने पर भी क्या मिलता है, तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3 समीकरण 3। 2 और 3 की कीमत समीकरण 1 के अंदर डाल देते हैं। चलो तो V बराबर कितना लिखना है, IR बराबर V1 की जगह पर कितना लिखना है, IR1 प्लस V2 की जगह पर IR2 प्लस V3 की जगह पर IR3। तीनों में से I कॉमन निकालो तो I निकल जाएगा, तो RS, S यानी सीरीज श्रेणी क्रम R1 प्लस R2 प्लस R3। 2 प्रतिरोध होगा तो R1 प्लस R2, 4 होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यानी जब बहुत से प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध
R1 R2 R3 के योग के बराबर होता है और इस प्रकार संयोजन का प्रतिरोध किसी भी व्यष्टिगत प्रतिरोधक से अधिक यानी ज़्यादा होता है, किसी भी व्यष्टिगत प्रतिरोधक से अधिक यानी कि ज़्यादा होता है। ठीक है, ये श्रेणी क्रम की बात हो गई। अब साथ ही साथ हम पार्श्व क्रम की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। पार्श्व क्रम में क्या कहना चाहते हैं वो ज़रा एक बार दृष्टिगोचर कर लेते, देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया कि प्रतिरोधकों के पार्श्व क्रम में संयोजित करने के लिए सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे को एक साथ परिपथ के बिंदु पर तथा दूसरे सिरों को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ा है। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध दो सर्वनिष्ठ बिंदु के बीच जोड़ा जाता है। यहाँ पर एक x है और दूसरा कौन सा है अपना y। ठीक है ना। पार्श्व क्रम में विद्युत धारा बहने के लिए एक से ज़्यादा मार्ग उपलब्ध होता है। यहाँ थोड़ी विद्युत धारा I1 में, थोड़ी I2, थोड़ी I3 बट जाती है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोधों में विभवांतर एक समान रहता है। प्रत्येक प्रतिरोधकों में विभवांतर एक समान रहता है। ठीक है, पार्श्व क्रम में विद्युत धारा को बहने के लिए एक से ज़्यादा मार्ग उपलब्ध होता है, लेकिन प्रत्येक रोधक में विद्युत विभवांतर समान रहता है। चित्र के अनुसार प्रतिरोध R1 R2 R3 के x और y के बीच पार्श्व क्रम में संयोजित किया है, x और y। परिपथ में कुल विद्युत धारा I संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली पृथक धारा के योग के बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम में I समान था, V का योग किया था। यहाँ V समान है, I का योग करना है, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। मान लीजिए प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का मूल्य प्रतिरोध RP है, पैरेलल P, उसमें सीरीज S था। प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन पर ओम का नियम लागू करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो I बराबर V बटे RP। ठीक है, चलो प्रत्येक प्रतिरोधक पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। समीकरण 1, 2 और 3 से क्या प्राप्त होता है, तो 2 और 3 की कीमत 1 में रखनी है। I की जगह V बटे RP, I1 की जगह V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। तीनों में से V कॉमन निकाल दो तो V कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बटे RP बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधक के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यानी श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों का योग होता था, यहाँ व्युत्क्रम का योग होता है। यानी यहाँ पर प्रतिरोध कम होता है और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ये श्रेणी और पार्श्व क्रम का सूत्र एग्ज़ाम के लिए थोड़ा IMP है, तो खास अच्छे से लिख के आपको तैयार कर देना है और होमवर्क हमें सेंड कर देना है। थैंक यू दोस्तों।